स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स वेव विद यशपाल सिंह में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 7 और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, दो तीन चीज़ें छोटी छोटी जो आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताई उसको हम यहाँ पे लेते हैं और उसमें जो आपको मॉडिफिकेशन करना है वो अपन यहाँ पे समझते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, वो सारी बात हमने सीखी थी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी आपने निकाली थी जो ε0A/d आई थी और इस फॉर्मूले से हमने यहाँ पे बताया था कि ये कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करती है, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो प्लेट है, दो प्लेट्स हैं उनके एरिया पे डिपेंड करती है, साथ ही दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस होती है d उस पर भी डिपेंड करती है, साथ ही नेचर ऑफ मटेरियल, उस प्लेट के बीच में आपने कौन सा मीडियम डाला, क्या चीज आपने उसके अंदर भरी, उस पर भी इसकी कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। ये चीज हमने उस समय देखी थी। डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को ही हमने उसके बीच में डाला था तो हमने देखा था कि ये के टाइम कैपेसिटेंस बढ़ गई थी, यानी सी डैश बराबर हमारे पास क्या आया था, के सी आया। के यहाँ पे उस डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, ये इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। इसके अलावा हमने स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में भी देखा। स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल में एक छोटा सा चेंज आपको करना है। आपको स्फेरिकल कैपेसिटर जब पढ़ाया गया तब आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखाएगी KQ/R², और फिर पोटेंशियल निकालने के लिए जो फॉर्मूला लिखाया गया था वो इस तरीके से था -इंटीग्रेशन E.dr, बस यही था और यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल लगा हुआ था। इसमें आपको करेक्शन ये करना है कि आपको E वेक्टर और dr वेक्टर को यहाँ पर वेक्टर नोटेशन में लेना है और इसको यहाँ पे आपको क्या कर देना है, डॉट प्रोडक्ट। यदि आप ऐसा करते हैं तो जो भी रिजल्ट आपके पास में कैपेसिटेंस का आ रहा है उसमें एक माइनस का एक्स्ट्रा टर्म आपके पास में आ रही होगी, वो माइनस की मिस्टेक को हम सही करने के लिए ऐसा करेंगे। हालांकि वो मिस्टेक माइनस की है ही नहीं, आप EDR नॉर्मली लेके चले, आप वेक्टर नोटेशन में नहीं लेके चल रहे हैं तो फिर आपको जो आपका आंसर आया वो एकदम सही है। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और आपका ग्रेडियंट d/dr ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसको मैं यदि P पे V के ऊपर यहाँ पर ऑपरेट करवा रहा हूँ तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट बन गया। और पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको ध्यान है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्यों ना हम इसको वेक्टर नोटेशन में ही लिखें। और वेक्टर नोटेशन में जब हम लिखें इसको तो वहां से हमारे पोटेंशियल निकालने पर जो ये वैल्यू आएगी चेंज होके, तो डिफरेंशिएशन हो रहा है, डिफरेंशिएशन से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ताकि लेफ्ट हैंड साइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा इंटीग्रेशन और राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे ये इंटीग्रेशन का ऑपरेटर ये d/dr के ऑपरेटर को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। यानी ये इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे जैसे ही मैंने लगाया तो यहाँ पर तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, dr के रेस्पेक्ट में, dr वेक्टर के रेस्पेक्ट में हमने क्या कर दिया इंटीग्रेशन, और जैसे ही यहाँ पे वापस आप क्या करेंगे dr के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन पूरा का पूरा इस d/dr को क्या कर देगा, सेटिस्फाई। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी फंक्शन का आप यदि डिफरेंशिएशन करते हैं तो यदि ये वैल्यू f(x) आ रही है तो इसी f(x) का आप वापस इंटीग्रेशन कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में, तो आपको वापस से क्या मिलेगा, वही f(x) मिलता है, साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट मिलता है। यानी जो हमारे पास E वेक्टर बराबर -d/dr था, इंटीग्रेशन करने पर वही चीज क्या बन जाएगी यहाँ पर, अब ये E वेक्टर डॉट dr बराबर माइनस का v। तो आपका जो v है पोटेंशियल वो किससे दिया जाएगा, E वेक्टर डॉट dr वेक्टर से दिया जाएगा। किसमें, यदि आप वेक्टर नोटेशन लेके चल रहे हैं, आपकी बुक्स में वेक्टर नोटेशन से ही कर रखा है तो आप वेक्टर नोटेशन यूज करेंगे तो फिर ये फॉर्मूला खुलेगा। तो देखो आगे आपको एक स्टेप और बढ़ानी पड़ेगी कि E/dr cos 180 डिग्री। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि जो भी आपका सोर्स चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर जा रहा है, बाहर की तरफ। यदि आप इसको कैसा ले रहे हैं, पॉजिटिव, यदि आपने इसको पॉजिटिव लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा उधर रहेगी। और अब आप पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे दो पॉइंट लेते हैं A और B, और इस A और B पे एक टेस्ट चार्ज लेट करते हैं Q0, और Q0 को उठा के कहाँ पे लेके आते हैं आप, A से B। यानी आपका डिस्प्लेसमेंट जो dr है वो किधर हो रहा है, A से B की तरफ हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, उस साइड में। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और अपोजिट है इसलिए थीटा इनके बीच में कितना है, 180 डिग्री। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हम पहले सीख के आए हैं आपको ध्यान रखनी है।
आप वेक्टर नोटेशन में लेंगे तो यहाँ पे cos 180 डिग्री आएगा, और ये cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये -1 होती है, और -1 और माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाते हैं, और आपके सामने वापस वही EDRE बन जाता है। ये जो हमने वहाँ पर माइनस में लिख रखा था वो अब यहाँ पे कैसा आ गया, प्लस में आ गया। अब आप इसमें ई की वैल्यू KQ/R² पुट करें, KQ बाहर निकल जाएगा, R² का यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करें, और आपके सामने जो रिजल्ट आएगा वो पोटेंशियल कहलाएगा। और पोटेंशियल से फिर आपको ध्यान है कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपको चार्ज अपॉन पोटेंशियल करना पड़ता है, और पोटेंशियल की वैल्यू पुट करके आपको जो आपका राइट आंसर है स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का वो निकल जाएगा। सेम थिंग आपको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में भी करनी है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में बस ये ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 2K λ/R है, और जब आप V में यहाँ पर वैल्यू पुट करना चाहेंगे तो आपको मैंने वेक्टर नोटेशन में पहले नहीं करवाया था, लेकिन आपको इसको वेक्टर नोटेशन में करना है, जिससे आपके माइनस का जो चेंज आ रहा है वो नहीं आएगा। तो ये हो गया करेक्शन कि माइनस क्यों नहीं आ रहा था या माइनस एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, तो अब इसलिए आ रहा है। आपको रीजन पता चल गया होगा, बुक्स में वेक्टर नोटेशन से करवा रखा है इसलिए वो माइनस का चेंज आ रहा है, अदरवाइज एकदम करेक्ट चीज है। आप वैसे भी करना चाहे बुक में या आपके बोर्ड एग्जाम में तो वो सही है, डायरेक्शन का फर्क पड़ रहा है, बाकी और कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस किसको बताता है, डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। चलो अब ये तो हो गया पुराने लेक्चर की बात। अब अपन नए लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। नए लेक्चर में अब हम पढ़ना चाह रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इफेक्ट। डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इफेक्ट पढ़े उससे पहले हमें यह भी पता चल जाए कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता क्या है। तो सबसे पहले हम डिफाइन इसी की लिखेंगे कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता क्या है, इसको अपन ऐसा भी कह सकते हैं हिंदी में परावैद्युत माध्यम। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, परावैद्युत माध्यम। परावैद्युत माध्यम या डाइलेक्ट्रिक मीडियम कोई अलग से चीज नहीं है, ये एक इंसुलेटिंग मीडियम है। आप लोगों ने पहले भी बहुत बार सुना है मेरे मुंह से और पढ़ा भी होगा कि मटेरियल 3 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। तो ये जो इंसुलेटर जो मटेरियल होता है, ये इंसुलेटर मटेरियल ही आपका क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहलाता है। तो जब इंसुलेटर ही डाइलेक्ट्रिक है तो फिर इसको नया नाम देने की क्या जरूरत पड़ेगी। आपको दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इसको नया नाम ही क्यों दिया, इसको इंसुलेटिंग मीडियम ही रहने देते। तो इसको नया नाम इसलिए दिया कि कुछ ऐसे इंसुलेटिंग मीडियम ऐसे होते हैं जिनको आप किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में जब रख देते हैं तो उस मीडियम में ऑटोमेटिकली दोनों साइड में चार्ज इंड्यूस होने लगता है, और उस चार्ज इंड्यूस होने के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है उस मीडियम के अंदर ही, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर देता है। यानी आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम करंट को कंडक्ट नहीं कर सकता, उसके बावजूद यदि इसको आपने किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो वो कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को रिड्यूस करना भी एक क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इसी तरीके से उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है उसको भी वो इंक्रीज कर देता है। तो कुछ इफेक्ट हमें वहां देखने को मिलते हैं, इसलिए हमने उस इंसुलेटिंग मीडियम को एक नया नाम दिया है यहाँ पे, क्या, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो हम लिख सकते हैं इट इज जस्ट इंसुलेटिंग मीडियम या मटेरियल, जो भी लिखना चाहो आप, मीडियम which shows the electric effect when it placed in between the external electric field, in between the external electric field। तो ऐसे कौन कौन से मटेरियल होंगे, ऐसे कौन कौन से इंसुलेटिंग मीडियम होंगे जिनको हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह काम में लेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने लिख देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो फर्स्ट है वो है पैराफिन वैक्स। आप वैक्स को इंसुलेटिंग मटेरियल की फॉर्म में काम में लेते हैं, किसी कैपेसिटर के अंदर भर देते हैं अपन इसको, कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में पैराफिन वैक्स यहाँ पे भरी जाती है। इसके अलावा माइका यानी अभ्रक या भोडल भी कहते हैं हमारी राजस्थानी भाषा में, तो माइका भी एक ऐसा पदार्थ है। इसके अलावा पेपर शीट, पेपर भर सकते हैं। इसके अलावा आप ग्लास आपका इंसुलेटिंग मीडियम है, ग्लास आप यूज कर सकते हैं। वाटर भी आपका, हालांकि वाटर को यूज नहीं करता है तो यहाँ नहीं लिखेंगे अपन, तो ETC और भी बहुत सारे होता है। आप ये 2-4 याद रखें, इनसे आपका काम हो जाएगा।
पैराफिन वैक्स, माइका, पेपर, ग्लास इटीसी। तो बोथ दीज आर नोन एज डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब इन सब मीडियम की एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है ये भी अपन यहाँ सीख लेते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो आपने पहले ही सीख लिया, लेकिन एक बार चलो वापस सीख लेते हैं। या इसको और क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। याद रखें, रिलेटिव परमिटिविटी तेरे दो नाम, एक तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एक रिलेटिव परमिटिविटी। और तेरे तीन नाम, एक हिंदी में भी तो होता है, हिंदी में भी दो नाम हो जाएंगे फिर। परावैद्युतांक क्या कहलाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। परावैद्युतांक या फिर रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं तो सापेक्षिक विद्युतशीलता। रिलेटिव का मतलब सापेक्षिक, परमिटिविटी का मतलब विद्युतशीलता। तो ये कुछ नोटेशन है, कुछ नाम है इसके जिनको हम जानते हैं। साथ ही इसके नोटेशन भी दो हैं, तो ये तो बहुत जबरदस्त चीज होगी। इसको एप्सिलॉन आर भी कह सकते हैं और इसको के से भी लिख सकते हैं। इसको किससे लिख सकते हैं हम, के से। तो ये होता क्या है, एप्सिलॉन आर या फिर जो के है ये, इसको आज यदि लिखना चाह रहे हैं तो आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से याद रखें कि ये एक रेशियो है किसका, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का। यानी आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है या फिर रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है तो आपको भाग लगाना पड़ेगा किसमें, एप्सिलॉन एम में, किसका, एप्सिलॉन नॉट का। तो आपके दिमाग में आएगा कि एप्सिलॉन एम क्या चीज है। एप्सिलॉन एम यहाँ पर परमिटिविटी है किसी मीडियम की, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ परमिटिविटी है वैक्यूम की, जिसकी वैल्यू कोई फिक्स होती है। कितनी होती है इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, मैं पी को शॉर्टकट में ही लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। परमिटिविटी लिखना है आपको, आप पूरा लिखें, आप शॉर्टकट ना मारे। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा ही लिखना है। कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻12 या 10⁻⁻12, और यूनिट आ जाएगी यहाँ पे कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो आप इसकी यूनिट भी याद रखें। अभी आपके नीट 2020 के एक क्वेश्चन में इसी का ही यूज करके यहां से क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्वेश्चन ये आया, चलो मैं आपको वो क्वेश्चन भी दिखा देता हूं। ये तो आपको ध्यान पड़ ही गया, ये फॉर्मूला हो गया कि जितने भी मीडियम आपको दिख रहे हैं इन सब की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, यानी के और या एप्सिलॉन आर की वैल्यू, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। आपको जब आप क्वेश्चन करेंगे आपको वो क्वेश्चन में जरूर वहां पर दी गई होगी, वहां से आप इस के की वैल्यू उठाएं और फिर जैसे आपको मैं आगे सिखाने जा रहा हूं कि कहाँ इसका यूज करना है उसमें आप इसका यूज करें। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर कि अभी नीट में क्वेश्चन कैसा आया और उसका आंसर कितना आसान था। नीट में एक क्वेश्चन ये आया, नीट 2020 का क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया गया था, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस थी, जब उसके बीच में क्या हो, वैक्यूम हो, कोई मीडियम ना हो, प्लस लगा दो, ये कैपेसिटर बन गया। तो इसकी नॉर्मल कैपेसिटेंस दे रखी थी, ये दे रखी थी आपके 6 माइक्रोफेरेड। कितनी दे रखी थी, 6 माइक्रोफेरेड। और अब नया क्वेश्चन बनाया कि यदि इसमें कोई के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई मीडियम भर दें तो ये नई कैपेसिटेंस 30 माइक्रोफेरेड हो जाती है। यानी ये 6 माइक्रोफेरेड से बढ़ के कितने हो जाती है, 30 माइक्रोफेरेड हो जाती है। तो बताओ कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होगी। क्वेश्चन था परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होगी। तो बच्चे आदत तो ये गलत कर देते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम को ही आपका ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी समझ लेते हैं। यानी आपसे पूछा था एप्सिलॉन एम क्या है और बच्चा समझता है एप्सिलॉन आर पूछ रहे हैं या फिर के पूछ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, बहुत आसानी से निकाल लेते हैं और गलत कर बैठते हैं। कैसे आसानी से, क्योंकि हमको पता है सी डैश बराबर के इंटू सी होता है और आपको सी डैश कितना दे रखा है, 30 माइक्रोफेरेड। के आपको नहीं दे रखा, सी आपको दे रखा है 6 माइक्रोफेरेड। तो मुझे बताओ के कितना होगा, 5 होगा ना। के की तो वैल्यू साफ ही आ गई कि के बराबर कितना है, 5 है यहाँ पर। अरे 6 माइक्रोफेरेड का नीचे बार लगाओ, माइक्रोफेरेड से माइक्रोफेरेड कट गया और 6 से 30 डिवाइड करो, क्या आएगा, 5 ही आएगा। यानी यहाँ पे ऐसा मीडियम भरा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, 5 है। ऐसा मीडियम माइका हो सकता है। माइका एक ऐसा मीडियम है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी लगभग 5 और 6 के बीच में होती है।
तो ये माइका भर रखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अबर डाल रखी है कैपेसिटर। क्वेश्चन तो पूछा क्या, एप्सिलॉन एम, क्या ये एप्सिलॉन एम है? बच्चे इसी को कर देते हैं, हालांकि उसमें ऑप्शन ही नहीं था 5, तो उससे गलती होना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसमें पावर में क्वेश्चन आ रहा था, तो वहां जरूर उसने पकड़ लेता। बाकी एक ऑप्शन ऐसा 5 बना दे, और शायद 5 भी है उसमें ऑप्शन, 5.0 समथिंग कुछ दे रखा है, तो बच्चा वहीं पे ही गलत करके आगे भाई हो गया क्वेश्चन। लेकिन आपसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा ही नहीं उसने क्या पूछा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो क्वेश्चन तो अब स्टार्ट हुआ, क्यों? क्योंकि के आपके सामने है, तो के बराबर कितना होता है, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन, यानी आपसे तो ये पूछा है और ये पूछा है, इसका मतलब आपको एप्सिलॉन नॉट को किससे मल्टीप्लाई कराना है, के से। यानी आपका एप्सिलॉन एम का फॉर्मूला यहाँ क्या आता, के इंटू एप्सिलॉन नॉट, और के 5 है, और ये मैंने अभी लिखा है आपको 8.85। अब देखो कितना आंसर बदल गया है, लेकिन एक ऑप्शन 5 भी था उसमें, तो बहुत सारा तो गलत करके आ गया, ढंग से पढ़ा नहीं। परमिटिविटी और मीडियम पूछ रहा है या रिलेटिव परमिटिविटी, तो ध्यान रखना होता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, लेकिन छोटी सी वहां पर चूक, क्योंकि जल्दबाजी बच्चा कर रहा होता है, तो छोटी सी चूक से वो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, नेगेटिव मार्किंग अलग, तो वो समस्या। तो देखो 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब आपको क्या करना है, इसमें 5 को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आ रहा है ऑप्शन लगाना, बस छुट्टी। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आया था अभी नीट में इस बार काफी अच्छे क्वेश्चन आए, इजी गोइंग क्वेश्चन आए इलेक्ट्रोस्टैटिक से, जो बड़े आसानी से किए जा सकते थे। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। तो ये देख लो आपके मल्टीपर्पस यूज कैपेसिटर का, कि कहाँ तक क्वेश्चन, यानी कि नीट जैसे लेवल में भी इसमें से क्वेश्चन आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप समझ गए होंगे, तो अब इफेक्ट हम देखना स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई इफेक्ट क्या होता है। तो इफेक्ट ऑफ, हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, ये क्वेश्चन आ सकता है बड़ा बन के, बड़ा नंबर का एक क्वेश्चन बन के आ जाएगा तो आ जाएगा, क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन तो है नहीं, ये काफी 3 नंबर से तो मिनिमम 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे। कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इफेक्ट देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या क्या करता है कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में, उसको भी समझते हैं। साथ ही यहाँ पे एक चित्र बनाने की कोशिश करते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मीडियम को कैसा रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कैपेसिटर बना लेते हैं। अब आप कैपेसिटर जैसे ही बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है, तुरंत आप कार्यवाही करें यहाँ पे। इसमें सबसे पहले फर्स्ट प्लेट में क्या लगा दें, प्लस, सेकंड प्लेट में आप क्या लगा दें, माइनस। तो ये बन गया कैपेसिटर। हालांकि अभी तक ये नहीं बना, इस पर आपको लिखना पड़ेगा प्लस क्यू, यहाँ लिखना माइनस क्यू, ये लिखना पड़ेगा प्लस सिग्मा, ये लिखना पड़ेगा माइनस सिग्मा, यहाँ लिखना पड़ेगा ए, यहाँ लिखना पड़ेगा ए, यहाँ लिखना पड़ेगा डी, और इस पर लगाना पड़ेगा प्लस और इस पर लगाना पड़ेगा माइनस। अब जाके ये कैपेसिटर बना। ऐसे कैपेसिटर के अंदर आपको दिख रहा होगा कि इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। पैरेलल लाइंस के जरिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस कैपेसिटर के बीच में बन रहा है। आपको मैंने बताया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल जा रही होती है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा कहलाता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। और यहाँ पर जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसमें कोई शंका नहीं है, हमें पता है। हमने इधर वाली साइड में भी निकाल के सीखा था, 0 आ गया था। इधर वाली प्लेट के इधर भी देखा था, 0 आ गया था। बीचों बीच में कितना आया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था। तो ये हमें तो ध्यान है कि इसके बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप क्या करना चाह रहे हो, इसके अंदर बीच में कौन सा मीडियम डालना चाह रहे हो, आप डालना चाह रहे हो डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम अब यहाँ पे क्या करेगा, तो देखो यदि मैं इसको पूरा भर दूं, कंप्लीटली भर दूं, तब तो मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं कि सीडीएस बराबर कितना आएगा, कैसे, यानी इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस सी है वो के गुना बढ़ जाएगी। और के क्या है, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उस समय। यानी मैं यहाँ पे कोई मीडियम डालूंगा, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना मान लूंगा, के मान लूंगा। तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितने गुना बढ़ जाएगी, के गुना बढ़ जाएगी। और ये केस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जब हमने कैपेसिटेंस निकाली थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, उसके साथ ही किया था हमने कि भाई के डाइलेक्ट्रिक की मैं डाल दूं यहाँ पे कोई प्लेट तो क्या होगा, तो आपको के सी डेस बराबर कैसी वहां पर मिल गया होगा। तो ये तो हम नहीं करेंगे, तो हम कुछ अलग करेंगे यहाँ पे। तो हम जानते हैं फर्स्ट केस, तो
और चलो फर्स्ट केस को बाद में केस बना के लाएंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करें, तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ ये करी कि एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला, लेकिन उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जो प्लेट थी वो मैंने बहुत छोटी ली। छोटी का मतलब क्या है कि उसकी थिकनेस जो थी वो मैंने टी ली। कितनी ली? टी। और यहाँ पर जो टी थिकनेस है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे थिकनेस, थिकनेस ऑफ स्लेब। कौन सी स्लेब? डाइलेक्ट्रिक स्लेब। मान लेते कि स्लेब डाल दी आपने, कोई माइका या कोई कागज की एक पट्टी बना के वहां पर डाली, और इसकी थिकनेस कितनी ली है आपने? टी ली है। और ये टी छोटा है किससे? डी से। तो हमारा पहला केस आ गया कि व्हेन वी प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक स्लेब ऑफ थिकनेस टी and in this case the thickness T is less than the distance between the two parallel plates or parallel plate capacitor। समझ में आ गया होगा आपके कि भाई थिकनेस यहाँ पे T D से छोटी है, यानी मैंने इसको कंप्लीटली फिल नहीं किया है। तो मेरा पहला केस बन गया इसमें, when the parallel plate capacitor partially filled, partially मतलब आंशिक रूप से, पूरा नहीं भरा है, थोड़ा बहुत ही भरा है। partially filled with a dielectric slab of डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ में लिख दूं, बार बार क्या लिखे? के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ऑफ थिकनेस टी, ऑफ थिकनेस बहुत काम की चीज। यहाँ पे थिकनेस कितनी? टी। और यहाँ पे टी किससे छोटा है? डी से। ये भी आप यहाँ इंक्लूड कर दो। तो हमारा पहला केस आ गया कि हमने क्या किया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में एक टी मोटाई की क्या रख दी है? एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी है, एक पराविद्युत पट्टिका रख दी है। और ये जो टी थिकनेस है ये इस डी दूरी से बहुत ही छोटी है। तो आपको केस बहुत अच्छे समझ में आ जाना चाहिए कि ये डी के बराबर नहीं है। इसको पूरा का पूरा नहीं भरा आपने कैसा भरा है? पार्शियली भर दिया है। अरे आधा भरा है, आधा भी नहीं भरा है। कैसा भरा है? थोड़ा सा ही भरा है, डी से छोटा है टी। तो अब यहाँ पे क्या होगा? स्टेप फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन निकालना क्या है? कैपेसिटेंस। तो स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ से। अपन को पता है 3 प्रोसेस है हमारे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सबसे पहले, फिर पोटेंशियल निकालना, और फिर थर्ड में जाके क्या करना है? कैपेसिटेंस निकालनी है। यानी हमारे पास 3 स्टेप है। स्टेप 1 इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, स्टेप 2 पोटेंशियल निकालो, स्टेप 3 कैपेसिटेंस निकालो। तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा फर्स्ट स्टेप में, क्या वो, अब देखो यहाँ पर पूरा भर देता तो मेरे को एक ही निकालना पड़ता, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। लेकिन मैंने क्या, और यदि इस पट्टिका को मैं रखूं नहीं तब तो मुझे निकालना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर। बट यहाँ क्या चक्कर पड़ गया, यहाँ एयर भी है और डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी, यानी मेरे को 2 इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने पड़े। एक तो किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, और एक किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। तो यहीं से इसकी जो चेंज आया इसमें वो यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर कितना होगा। तो एयर कितना होगा, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर ई नॉट मान ले। क्या मान ले इसको? ई नॉट। और ई नॉट बराबर क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा कितना चार्ज है? क्यू। एरिया कितना? ए। सिग्मा को बदल दो, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 1। और ध्यान दो, एयर कितनी डिस्टेंस में है यहाँ पर? एयर कितनी डिस्टेंस में? कैसे पता लगाओगे? डाइलेक्ट्रिक स्लैब टी थिकनेस में है, तो एयर कितने में है? टोटल डी में से टी घटा दूं तो डी माइनस टी में है। एयर कितनी डिस्टेंस में है यहाँ पर? इस पूरी डी में से टी घटा दूं तो डी माइनस टी डिस्टेंस में कौन है? एयर है। याद रखना, ये चीज आगे पूछूंगा। इसी तरीके से आगे एक चीज और निकाल लो। इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें? अब मीडियम। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एरिया आ गया, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम कैसे निकलेगा? देखो फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में कैसे चाहिए? ई एम। मीडियम के लिए क्या लगा दे? एम लगा दो। तो सिग्मा अपॉन क्या नीचे क्या आएगा? एप्सिलॉन एम। और सिग्मा को क्या बदलेंगे? चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा तेरा नाम सरफेस चार्ज डेंसिटी, तेरा फॉर्मूला चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा तेरे को ऐसे लिख सकता है एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तेरा भी एक रिलेशन था
किसके साथ? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था? K बराबर एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मुझे बताओ एप्सिलॉन m की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी? अरे होगी ना K इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ लिख सकते हैं K इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। इसमें कोई समस्या नहीं है। अब ये देखो, ये इधर की चीजें अलग है, वहाँ इसको मत लिख देना इसके साथ ही। बच्चे अंधे की तरह उतारते हैं, समझने का काम करते नहीं है, और उतारते उतारते ये भी साथ में ले लिया। अबे ये कहाँ से, ये तो अलग बताया था मैंने। अब क्या निकालूं बेटा? स्टेप 2 क्या होगा मेरा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकल लिया हमने, एयर में भी निकाल लिया और मीडियम में भी निकाल लिया। अब पोटेंशियल निकालो। सो पोटेंशियल, और पोटेंशियल किसके बीच में? इन बिटवीन द टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो अपन तो डायरेक्ट लिख लेते हैं। सो पोटेंशियल V कितना होगा? बाकी आप लिखना चाहे तो ऐसे लिखेंगे, पोटेंशियल V इन बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। काफी बड़ी लाइन हो जाएगी, हमारे पास जगह कम है तो हम डायरेक्ट लिखते हैं। V यहाँ पे क्या होगा बेटा? दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारे को पता है नॉर्मली V का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। अरे V का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने हैं? अलग अलग है। एयर में अलग है और मीडियम में अलग है। तो एयर वाला लिखो, तब एयर कितनी डिस्टेंस में, उतने डिस्टेंस लिख दो। और जब मीडियम लिखो तो मीडियम वाला कितनी डिस्टेंस में, वो लिख दो। तो हम दो टुकड़े कर देते, एक तो कैसे ई एयर, और ई एयर कितनी डिस्टेंस में बच्चों? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया डी माइनस टी डिस्टेंस। कोई दिक्कत नहीं है। अरे टी में ये है तो डी माइनस टी में ही तो होगी एयर। और ई मीडियम कितने में है? ये मात्र टी में ही है। ये तो कितने में है? मीडियम तो टी डिस्टेंस में है। तो आसान हो गया, रख दो। इक्वेशन 1 और 2 से इसमें वैल्यू पुट कर दो। रखो Q A एफ नो। ई एयर की वैल्यू देखो, ये एयर ही लिख दो, इसको नॉट लिखो ही मत, इसको क्या लिख दो? एयर लिख दो। एयर की वैल्यू Q अपॉन एफ नोट, और ये साथ में क्या है? D माइनस टी प्लस मीडियम। अरे कहाँ है मीडियम? ये रहा, Q अपॉन A K एफ नोट, और साथ में इंटू टी। क्या कॉमन निकल रहा है? जो कॉमन निकल रहा है कॉमन निकालो। Q निकल रहा है, A निकल रहा है, एस नोट निकल रहा है, बाकी सब अंदर रहेगा। तो ये मिटा दो ऊपर से। तो आसान है या नहीं है? कितना आसान है, बड़े ही आसान तरीके से इसको सॉल्व करके 3 नंबर कमाए जा सकते हैं। तो थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे तो अभी देखो फाइनल रिजल्ट निकाल लेंगे। तो V बराबर हमारे पास कितना आ गया? Q कॉमन आ गया, A कॉमन आ गया, एफ नोट कॉमन आ गया। ये तो पूरा का पूरा ही कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचा? D माइनस टी। क्या बचा बच्चे? D माइनस टी प्लस, ये प्लस है तो प्लस, यहाँ से Q बाहर निकल गया, A बाहर निकल गया, तो T अपॉन K बच गया। क्या बच गया? T अपॉन K। ये आ गया हमारे पास में क्या? पोटेंशियल। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 3। अब आपके इक्वेशन नंबर 4 की बात करें। सो कैपेसिटेंस हमें चाहिए क्या? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इन दिस केस क्या हो जाएगी? C बराबर C डैश बराबर, क्योंकि अब देखो C तो नहीं निकलेगी। C तो कब होती है? जब कोई मीडियम नहीं होता है, तो C डैश कह देते हैं। और C डैश बराबर क्या आ गया? Q अपॉन V, और Q अपॉन V की वैल्यू यहाँ से रख दो। तो V की वैल्यू देखो कितनी है? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, अंदर है D माइनस टी प्लस T अपॉन K। क्या ऐसा कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हैं। Q से Q काट भी सकते हैं, और ये एप्स नॉट ऊपर चला जाएगा, तो ये रिजल्ट आ गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K। याद कर लेना इसको डायरेक्ट ही कि C डैश तेरा सूत्र कितना होता है? एस नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T बाई K, या K क्या है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। T क्या है? थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक स्लेब की। D क्या है? दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है। A क्या है? एरिया है दोनों प्लेटों का। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो इस तरीके से हर टर्म में कौन कौन सी चीजें काम आ रही है, एक एक चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। ऐसे नहीं टी को टाइम बना दिया, ये तो टाइम है। टाइम थोड़ी होता है, डिस्टेंस में डिस्टेंस ही घटती है। तो डिस्टेंस है तो थिकनेस है, ये देखो। और थिकनेस अपॉन ये के कहाँ से आया?
तो थिकनेस तेरी मीटर, तेरी यूनिट क्या है मीटर, और के तेरी यूनिट होती ही नहीं है, तो फिर ओवरऑल ये चीज क्या है मीटर ही है। तो देखो ऐड हो रहा है। आपको मैंने पहले भी सिखाया कि मीटर कोई डिस्टेंस कोई मीटर में है तो उसके साथ डिस्टेंस ही घट सकती है, ऐड हो सकती है। अब ये मत समझ लेना कि यहाँ पे टी बाई के कोई अलग चीज, ये वापस से क्या है डिस्टेंस ही है, क्योंकि के की तो कोई यूनिट होती ही नहीं है। टी थिकनेस की मीटर आ जाएगी, तो ये देखो जुड़ रहा है, नहीं तो अपन जोड़ भी इसको नहीं सकते थे। तो ये आपके सामने फॉर्मूला आ गया किसका, कैपेसिटेंस का। अब इसमें कुछ और बातें अपन करते हैं कि यदि देखो अब क्वेश्चन कैसा आया 2015 या 16 में क्वेश्चन बन के आया। मैं कैपेसिटर दोबारा बनाऊंगा यहाँ पे ताकि आपको वो क्वेश्चन को समझा सकूं। क्वेश्चन आया कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन निकालिए, यानी C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, जो सिंपल है एकदम, कुछ नहीं भरा है, मीडियम, वो आपको प्रूव करना है। आप निकाल सकते हैं, बहुत आसान। इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर उस सिग्मा को Q बाई A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पोटेंशियल निकाल लो E इंटू डी से, और C निकल गया। C कितना आ जाता उसमें, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी आ जाता। लेकिन ये तो था 1 नंबर का, ये तो कितना पूछा उन्होंने 1 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद स्टार्ट किया कि यदि उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में टी थिकनेस की कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दे तो अब कैपेसिटेंस कितनी होगी, ये निकल जाएगा। और क्वेश्चन को मॉडिफाई किया कि यदि वो टी थिकनेस की जगह डाइलेक्ट्रिक स्लैब ना रखो और एक कंडक्टिंग स्लैब रख दें। क्या रख दें बच्चों, कंडक्टिंग स्लैब। डाइलेक्ट्रिक तो कैसा मटेरियल है, इंसुलेटिंग, और कंडक्टिंग का मतलब अलग मीडियम हो गया अभी। तो अब वो टी थिकनेस की क्या रख दे, एक कंडक्टिंग स्लैब रख दे, तो फिर ये जो कैपेसिटेंस है ये बढ़ेगी या घटेगी। या फिर यूं बताओ कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी थी तब कैपेसिटेंस ज्यादा आई थी, या फिर जो कंडक्टिंग स्लैब रखी तब कैपेसिटेंस ज्यादा आई। तो क्वेश्चन क्या पूछा, बड़ा ही सिंपल, पहले ये प्रूव करो, साथ में यदि डाइलेक्ट्रिक स्लैब और एक कंडक्टिंग स्लैब दोनों टी थिकनेस की जब रखते हैं अलग अलग तो किस में कैपेसिटेंस ज्यादा आती है, ये क्वेश्चन पूछा। तो इसका तो पता चल ही रहा है अपन को कि यहाँ पर ये कैपेसिटेंस इतनी आई, और आपको ध्यान पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, ये बढ़ रही है घट रही है। पहली बात तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं तो पता है ना बढ़ती है, अब इसमें कहाँ ध्यान पड़ रहा, बढ़ रही नहीं बढ़ रही। देखो ध्यान पड़ रहा है, कैसे पता पड़ रहा है, नीचे। इसको कैसे ध्यान पड़ेगा भाई, देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करो आप। सी डी एस को पहले सी में बदलो, यहाँ से क्या कॉमन निकालो, इस फॉर्म में लाओगे ना सी को, डी कॉमन निकालो, तो ये एफ नॉट ए अपॉन डी कॉमन निकाल लिया। अंदर कितना आ गया, 1 माइनस टी अपॉन डी प्लस टी अपॉन ये डी के। देखो ये डी कॉमन निकाल दो आप, ये क्या बन गया, सी बन गया, सी डैश बराबर सी आ गया, और नीचे क्या आ गया 1 माइनस टी अपॉन डी प्लस टी अपॉन डी के। अब ये देखो ये जो टर्म है ये एलसीएम लेने के बाद ऊपर आएगी, और ऊपर आने के बाद आपको जब देखेंगे ना अपन इन सब की वैल्यू पुट करके, तो आपको 100% ये जो सी डैश है ये किससे ज्यादा मिलेगी, सी से ज्यादा मिलेगी। लेकिन अभी हमको यहाँ समझना है कि हमारा ये क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि सी डैश सी से ज्यादा है, नहीं। क्वेश्चन क्या है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब में जो कैपेसिटेंस आई वो क्या कंडक्टिंग स्लैब रखने पर जो कैपेसिटेंस आ रही है उससे ज्यादा है या उससे कम है, ये पता लगाना है। तो हमारा केस अब क्या हो गया यहाँ पर, इस तरीके से हमको बदल के यहाँ रखने की जरूरत नहीं है, हमारा काम बिना उसके हो जाएगा, मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन पुट किया गया कि व्हेन अ कंडक्टिंग स्लैब इज रिप्लेस, कंडक्टिंग स्लैब भी कैसी, सेम थिकनेस, कैसी बेटा, वही वो टी थिकनेस की, सेम थिकनेस इज रिप्लेस by that dielectric slab then the capacitance will be, कैपेसिटेंस कितनी होगी भाई, आपने कंडक्टिंग स्लैब सेम थिकनेस की उठा के उसको हटा दिया, ये रख दिया, अब कितनी होगी, तो सी डैश तेरा फॉर्मूला वो का वही बदला नहीं, एफ नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब यहाँ रखना बच्चों, ध्यान से रखना, देखो कंडक्टिंग प्लेट की कितनी होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कंडक्टिंग है
कंडक्टिंग का मतलब याद करो मेटल होगा, क्या होगा, कंडक्टिंग है, इसका मतलब क्या होगा, मेटल होगा। और मे का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, याद है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन्फिनिटी बताया था, कूलाम फोर्स के टाइम में क्वेश्चन कराया था कि दो चार्ज के बीच में एक मेटल गोल्ड प्लेट रखी थी, गोल्ड प्लेट रखने पे फोर्स कितना होगा, आपका आंसर आया था 0। क्यों, क्योंकि गोल्ड में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर पार नहीं हो सकती, लेकिन किस में से हो सकती है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में से हो सकती है, इधर इधर नहीं हो सकती। देखो आप, तो यहाँ पे के की जगह आप क्या पुट करोगे, अरे भाई इन्फिनिटी है ना, यहाँ क्या करोगे, इन्फिनिटी, और टी अपॉन इन्फिनिटी कितना होगा, 0। तो अपने पास सी डैश कितना आ गया, यहां लिख दूं, तो सी डैश किसके लिए है, ये मेटल के लिए। अब किसके लिए निकाल रहे हैं अपन, यहां पर ये मेटल निकाल रहे हैं, और अभी थोड़ी देर पहले ये किसके लिए निकाला था, डाइलेक्ट्रिक स्लेब के लिए। तो सी डैश मेटल या कंडक्टिंग स्लेब बराबर कितना आ गया, एप्सिलॉन ए अपॉन डी माइनस टी प्लस 0, क्योंकि टी अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, 0 होगा यहाँ। तो ये देखो, तो हमारे पास सी डैश कितना आ गया मेटल, ये आ गया एप्सिलॉन ए अपॉन डी माइनस टी। तो यहाँ से ध्यान पड़ रहा है साफ साफ ही, इस इक्वेशन दे दो इसको 4 और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 5। तो भाई इक्वेशन 4 और 5 हमें पता पड़ रहा है कि सी डैश मेटल जो है या कंडक्टिंग प्लेट जो है वो ज्यादा है किससे, डाइलेक्ट्रिक स्लेब से। अब ये कैसे ध्यान पड़ रहा है, तो देखो डिनोमिनेटर देखो इनके, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा उसकी कैपेसिटेंस भी क्या होगी, अरे यार कर दिया कि बड़ा, यदि ये ज्यादा है तो ये कम होगी ना रे यार, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। चार्ज आपने बदला क्या, आपने कैपेसिटर के चार्ज में तो कोई चेंज किया ही नहीं ना। जब आपका कैपेसिटर क्यू चार्ज से चार्ज है तो आपने क्यू का क्यू रहने दिया, आपने तो क्या बदला है, अंदर मीडियम बदला है और कुछ नहीं। तो चार्ज कांस्टेंट है, नीचे आपका पोटेंशियल बदल रहा है, बस यही काम हो रहा है। अब पोटेंशियल यदि बढ़ गया तो कैपेसिटेंस घट जाएगी, और पोटेंशियल घट गया तो ये बढ़ जाएगी। अब पोटेंशियल को आपने किस फॉर्म में लिख रखा है, इस फॉर्म में, डी माइनस टी प्लस टी बाई के में, यही तो लिखा था आपने, पोटेंशियल की वैल्यू तो थी है। तो अब ध्यान से देखो, इस डी में देखो टी माइनस हो रही है, लेकिन टी प्लस के यहाँ पे क्या हो रहा है, एड भी हो रहा है, जबकि यहाँ पर डी में से सिर्फ टी माइनस हो रहा है। तो बड़ा कौन है, अरे यहाँ पर डी और टी प्लस टी बाई के एड होने के बाद टी घट रहा है, जबकि यहाँ पर डी में से डायरेक्ट ही टी घट रहा है। तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है, और ये बड़ा है तो ये क्या हो गया, छोटा, और वो उधर छोटा है। तो हम इसमें रीजन लिख सकते हैं कि सी डैश मेटल इज ग्रेटर देन सी डैश डाइलेक्ट्रिक स्लेब। व्हाई, बिकॉज द डिनोमिनेटर ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ मेटल in case of metal is greater smaller than to the denominator of capacitance in case of dielectric slab. That is why the capacitance of metal is greater than to dielectric slab, capacitance of dielectric slab। हिंदी में बोलूँ तो ऐसे बोल सकता हूँ कि भाई जो मेटल प्लेट रखने के बाद जो कैपेसिटेंस आई उसका डिनोमिनेटर छोटा है किसके डिनोमिनेटर की तुलना में, उस कैपेसिटेंस की जिस समय आपने क्या रखा था, डाइलेक्ट्रिक स्लेब। तो वो छोटा है इसलिए उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है, और ये बड़ा है इसलिए इसकी कैपेसिटेंस कैसी है, कम। तो बड़े ही आसान क्वेश्चन था ये, 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको इतना दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा कि भाई ये भी निकालनी पड़ेगी, फिर आपको ये भी निकालना पड़ेगा, इन्फिनिटी भी रखना पड़ेगा, और फिर बताना भी पड़ेगा कि कौन सा ज्यादा है कौन सा। तो ये देखो, ऐसा 5 नंबर का क्वेश्चन पिछले 2 साल से नहीं आ रहा है, इस साल उम्मीद है आसान भी है, ये दे सकते हैं आपको। तो इसको आप अच्छे से समझेंगे। केस एक और लेते हैं अपन इसमें, और फिर 2 केस लेंगे हम इसमें, और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा यहीं पे। केस 1 हो गया। केस सेकंड, इफ डाइलेक्ट्रिक स्लेब नहीं, यहां पे ऐसे लिखो, इफ द थिकनेस of dielectric slab is equal to the distance between the 2 plates of parallel plate capacitor। क्या मतलब समझ रहे हैं क्या, इसका मतलब क्या हो गया कि T बराबर किसके है, अब T छोटा नहीं रहा, T बराबर किसके है,
डी के। अरे के सेकंड क्या कह रहा है कि थिकनेस बराबर है किसके, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका मतलब आपने पूरा पूरा भर दिया है के सब्सटेंस को, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाली मीडियम को आपने कैपेसिटर के अंदर पूरा भर दिया है, और इसकी थिकनेस जो टी है वो कितनी है, वो डी के बराबर है, ऐसा कैसे कह रहा है। ऐसा तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया था, कितना आया था, सी डैश बराबर के सी, ये आया था ना। चेक करते हैं कि इस फॉर्मूला से क्या सी डैश बराबर के सी आ सकता है, यही चेक करना है यहाँ पे। तो देखो इसको कैसे चेक करते हैं अपन। टी बराबर डी में कैपेसिटेंस क्या आएगी, फॉर्मूला तो हमने निकाला, सी डैश बराबर कितना है, एप्स नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, यही फॉर्मूला है ना। अब इस केस में ये कह रहा है कि जो टी है वो किसके बराबर है, डी के। तो यदि हम इस टी को रिप्लेस कर दे किससे, डी से, तो हमारे क्या आंसर आएगा उसको चेक करते हैं। तो एप्स नॉट ए अपॉन डी माइनस इस टी को क्या बना दो डी, और प्लस इस टी को भी क्या बना दो डी। तो हमारे पास ये डी से डी तो कट गया, और क्या आ गया आंसर, एप्सिलॉन नॉट। देखो आंसर क्या आया, तो वापस वो का वही आ गया बच्चों। तो सी डैश बराबर एप्स नॉट ए अपॉन डी अपॉन के ऊपर चल जाएगा, के एप्स नॉट ए अपॉन डी, और फिर ध्यान से देखो सी डैश बराबर के, ये चीज तो सी होती है, तो सी डैश बराबर कितना आ गया, के से। तो ये चीज तो मैंने पहले ही करवा दी थी, हालांकि वो यहाँ पे वापस आपसे पूछे तो आप इसको और प्रूफ कर सकते हो कि हमने जो एक्सप्रेशन निकाला है वो हर तरीके से कैसा है, वो सही है। इज दैट क्लियर। एक केस और दे देता है वो इसके अंदर के, अब आप क्या करो, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बहुत सारी प्लेट इसमें भर दो, और हर एक की थिकनेस अलग अलग रखो। कैसे है मैं दिखा देता हूं आपको, इसको मिटाते हैं। अब ध्यान से देखना, केस थर्ड, हालांकि आता नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये आपसे नहीं पूछेगा वो। ये प्लस, ये माइनस माइनस माइनस, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, एरिया एरिया, ये डिस्टेंस डी, ये प्लस से जोड़ रखा है इसको, ये माइनस, और ये प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा। कैसे हो गया। अब मैंने पहली प्लेट तो यहाँ पर ये रखी, दूसरी प्लेट मैंने ये रखी, ऐसे तीसरी प्लेट ये रखी, ऐसे मैं रखता जा रहा हूँ, और ये मैंने एन प्लेट यहाँ पर रख दी। कितनी रख दी, एन। और ये डेट किसको बता रहा है कि यहाँ पे मैं प्लेटें रखता ही जा रहा हूँ, और हर प्लेट का कांस्टेंट कैसा है, अलग अलग है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबके अलग अलग है। लास्ट वाली को nth प्लेट मान ले तो इसका के एन हो जाएगा, यानी पहली प्लेट तेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, दूसरी का K2, तीसरी का K3 और लास्ट वाली का n, ऐसे n प्लेटें रख दी। और हर एक प्लेट की थिकनेस कैसी है, इसकी T1 तो इसकी T2, इसकी T3, इसकी Tn, अलग अलग थिकनेस की, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कितनी प्लेटें, n प्लेटें, कितनी डिस्टेंस में, d डिस्टेंस में। तो केस थर्ड, if we place n plates of n slabs of different dielectric medium and different thickness in between the plates of parallel plate capacitor, in between the plates of parallel plate capacitor। तो फिर क्या होगा, then capacitance will be, कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ेगा। तो वो देखो इसकी कैपेसिटेंस कैसे आएगी, फॉर्मूला तो वही है, सी डैश बराबर एफ नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। लेकिन ध्यान रखो अब टी डी माइनस टी, टी यहाँ पर कितना है अब, T1 T2 T3 एंड सो ऑन Tn, यानी मैं यहाँ पे टी को रिप्लेस कर सकता हूँ ना। देखो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Tn। भाई आपकी जो थिकनेस है टोटल टी थी, अभी यहाँ पर इतनी सारी है तो सबको जोड़ के लिख दो डी माइनस, और प्लस जैसे ही यहाँ पे मैं टी अपॉन के लिखूंगा, टी अपॉन के की जगह मैं यहाँ क्या लिखूंगा, T1 अपॉन K1,
प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Tn अपॉन Kn। इसमें कोई हर्ज? अरे भाई हमने T को रिप्लेस कर दिया T1 T2 T3 से, और यहाँ T बाई K को किससे रिप्लेस कर दिया? T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K1, इस तरीके से। अब आप ध्यान से देखो, ये T1 T2 T3 सबको जोड़ने पे मिल तो आखिरकार क्या रहा है? D। हम कह सकते हैं ना यहाँ पे, चूंकि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Tn बराबर है कितना? D है। दोनों कैपेसिटर के बीच के डिस्टेंस D है, तो आपको पता है ये D है, तो इस पूरे को रिप्लेस करो D से D कट जाएगा, और इधर क्या बचेगा आपके पास? ये चीज। तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आएगा वो इस केस में कि जब n स्लैब्स रख दी हमने डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम की, डिफरेंट थिकनेस की, तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस आ गई वो आएगी C डैश बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, देखो ये पूरा कट जाएगा, तो D माइनस D तो कट जाएगा, प्लस ये क्या आएगा? T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Tn अपॉन Kn। तो D से D तो कट गया, और C डैश का फॉर्मूला आ गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Tn अपॉन Kn। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ capacitance of parallel plate capacitor when we placed n dielectric slab of different dielectric constant and different thickness। तो आज के लिए यही था, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और भी इसमें जो नेक्स्ट लेक्चर है, अब उस नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, साथ ही एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, और एक लास्ट टॉपिक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस व्हेन वी कनेक्ट टू कंडक्टर्स बाय ए वायर ऑफ नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस। तो ये टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करें, और जो पुराना आपने पढ़ लिया है उसको भी आप प्रैक्टिस करते रहें, जब तक आगे बढ़े उसके साथ साथ पीछे को भूलते ना जाए, उसको रिवाइज करते रहें, ताकि आपको जब बोर्ड एग्जाम आपके जब आएंगे, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा समय ना मिले, तो आप अपनी तैयारी अभी से ही स्टार्ट करें। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट, बाय बाय।